हैं। ठीक है, सभी ने बहुत अच्छा याद किया है। और चरक, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह का भी ऐसे ही सभी को लर्न करना है। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो कल हम लोगों ने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमने चरक के 6 देखे थे, पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन। ये 6 होते हैं। सुश्रुत के सभी ने अभी सुनाए, बहुत ही खुशी की बात है, सभी को याद है। छोटा सा ही होमवर्क था। ठीक है, अभी भी एक आध बच्चे थोड़े रह गए हैं, पर उनको अच्छे से और 5-6 बार पढ़ना है, फ्रेंड्स को सुनाना है, तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अभी तो बहुत और ट्रिकी चीज़ें आ जाएंगी जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा याद करने में। ठीक है, तो अभी से ऐसे थोड़ी प्रिपरेशन करते जाएं, तो फिर ऐसे आगे बड़ी बड़ी चीज़ें भी याद होंगी। ठीक है, अभी 36 उपक्रम याद करने में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे ऐसे बोलते हैं कि राजा को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाता है, ताकि जब वो बड़ा हो तो अगर भूलवश या किसी ने किसी षड्यंत्र वश राजा को जहर दे दिया तो वो उनकी बॉडी में एंटीडोट हो जाए, है ना। तो ऐसे ही हमें धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि जो एकदम से जो एग्ज़ाम टाइम आता है उसमें जो बर्डन है वो ना लगे, है ना। बहुत इजीली सब सारी चीज़ें हो जाएं और इतना हम आराम, इतना रिलैक्स रहें कि एक मूवी देख लें हम, है ना। एक दिन पहले एक मूवी देख लें, इतना रिलैक्स होना चाहिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले। ठीक है, तो मूवी देखने जितना रिलैक्स कब होंगे, जब अभी से उतनी ही मेहनत करेंगे। ऐसे मेहनत करना है, ऐसे 5 चैप्टर पढ़ें कि कल एग्ज़ाम है 5 चैप्टर्स का। इतने लगन के साथ, इतने सीरियसनेस के साथ पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पूरे 46 चैप्टर्स याद करने में। बहुत इजी हैं 46 चैप्टर, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाता है ना। उससे और डिफ़िकल्ट है निदान, उससे और डिफ़िकल्ट है उत्तर, फिर चिकित्सा में और ट्रिकी चीज़ें आती हैं, क्योंकि चिकित्सा में हम सब लपेट के चलते हैं। चरक का भी हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं, अष्टांग का भी पढ़ते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है चिकित्सा में। फिर उत्तर तंत्र तो सभी को पता है, पहाड़ है उत्तर तंत्र, सुश्रुत का पूरा शालाक्य है, तो और ट्रिकी चीज़ें आएंगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको करके अभी निपटाते जाएं, है ना, साइड में रखते जाएं। ठीक है, तो अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह का भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूर्व कर्म भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे हम श्लोक नंबर 7 देखेंगे। ये मान के मैं चल रही हूँ कि सभी के पास बुक है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ स्क्रीन। ठीक है, बाकी मैं कल से शेयर करूँगी, इसका मेरे पास था नहीं फ़ोटोज़, बाकी मैं कल से करूँगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस एक आध चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। सेकेंड लाइन में देखेंगे श्लोक की, लघु भुक्तवंतम प्राग मुखम आतुर उपवेश्य, इतना हाईलाइट करेंगे। है ना, अगर कोई सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, कहीं चोट लग गई, तो आचार्य ने ऐसे बोला है कि अच्छी तिथि में, अच्छे मुहूर्त में, अच्छे नक्षत्र में, और ऐसे थोड़ा बहुत खाना पिला के ऐसे करना है। ठीक है, सर्जरी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रोगी को पूर्व अभिमुख बैठाकर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सूरज कहाँ से निकलता है, कौन सी दिशा से निकलता है सूर्य? पूरब से ही निकलता है ना। तो जो सनलाइट है डायरेक्ट रोगी के ऊपर पड़नी चाहिए, तो ही अच्छे से विजिबिलिटी होगी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ आप लोग लॉजिकल से याद रखें। पूर्व अभिमुख किसको बैठाना है, रोगी को बैठाना है। ठीक है, और उसके हस्त पाद आदि अंगों को नियंत्रित कर पश्चिम दिशा में मुख किया हुआ वैद्य। तो ये दिशा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें कि रोगी का मुख कहाँ होना चाहिए और वैद्य का मुख कहाँ होना चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर, है ना, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में। तो जो रोगी है पूर्व अभिमुख, पूर्व की तरफ देखता हुआ, और जस्ट अपोजिट वैद्य होगा। ठीक है, तो पश्चिम की ओर वैद्य। ठीक है, पश्चिम की ओर वैद्य रहेगा, कॉमन सेंस है ये।
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड लाइन में देखेंगे श्लोक की तीसरा वर्ड दिख रहा है अनुलोम शस्त्रम। जब भी शस्त्र को हम चलाते हैं तो अनुलोम चलाना है, अपोजिट टू लोम नहीं चलाना। अपोजिट टू लोम कब चलाते हैं? अभ्यंग के टाइम पे चलाते हैं, ठीक है। कोई लेप वगैरह लगाया तो भी हम अपोजिट लोम लगाते हैं ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, पोर्स खुल जाएं, ठीक है। तो शस्त्र कर्म जब भी हम प्रच्छान भी करते हैं ना, जैसे कपिंग आप लोगों ने सुना होगा, कपिंग देखी भी होगी, किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने। तो जो प्रच्छ छोटे छोटे जो चीरे लगाते हैं अपोजिट टू लोम तो नहीं लगाते हैं ना, अनुलोम लगाते हैं, ठीक है। शेविंग भी करते हैं, ब्लेड भी मारते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ लोम ही करते हैं। तो ब्लेड भी एक शस्त्र है कि नहीं? तो ये हमेशा याद रखना कि अनुलोम हमेशा शस्त्र घुमाते हैं। प्रतिलोम लेप हो गया, अभ्यंग हो गया, या कोई चूर्ण से हमें मर्दन करना है तो वो सारी चीज़ें प्रतिलोम जाएंगी, ठीक है। अब लास्ट लाइन देखेंगे। देखें, पाक स्थान के महान अधिक दूर तक फैले हुए होने पर भी 2 अंगुल या 3 अंगुल तक लंबा व्रण का घाव करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा पाक स्थान है तो ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा चीरा लगा दिया, बस 2 या 3 अंगुल तक लंबा व्रण घाव हमें करना चाहिए। महस्त्व अपि च पाकेषु, महस्त्व मतलब डीप होता है, महस्त्व अपि च पाकेषु 2 अंगुलांतरम 3 अंगुलांतरम वा शस्त्र पदम उक्ता, ठीक है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यहाँ पे, कम ही पूछा जाता है। अब श्लोक नंबर 8 से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्रण के गुण हैं ये, ठीक है। प्रशस्त व्रण के गुण कितने होते हैं? 5 होते हैं। संख्यावाचक शब्द भी पूछा जा सकता है। श्लोक नंबर 8 और 9 काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ सभी को याद हो गई कि व्रण गुण कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। कैसा होना चाहिए? प्रशस्त व्रण बताया गया है। अगर ऐसा व्रण होता है, अब व्रण में भी, चोट में भी कौन सी अच्छी चोट होती है, ऐसे नहीं, उन्होंने ये बोला है कि अगर ऐसी चोट होगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ज़्यादा फैलेगी नहीं, ज़्यादा पेनफुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो आयत दीर्घ विशाल, आयतो विशालः, समः सम हो, इक्वल हो, कभी बहुत ज़्यादा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची ऐसे ना हो, सम हो। सुविभक्तो निराश्रय, आश्रय नहीं लेना चाहिए। मतलब जैसे मान लें हमें पेट में लग गई लेफ्ट हैंड साइड में, तो बहुत आश्रय डीप ना गई हो, है ना, स्टमक आमाशय से ना उसने कांटेक्ट किया हो, पक्वाशय से, पेनक्रियास से ना किया हो, स्प्लीन से ना किया ना, कोई भी सुपरफिशियल हो, आशय में जितना आशय वो जाएगी, जितना डीप रूटेड जाएगी उतना ही डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो गई, है ना, उतना डीप उतना डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, ठीक है। तो वो निराश्रय हो, ठीक है। तो ऐसे जो व्रण के गुण हैं वो प्रशस्त कहे गए हैं। और ये वैधकृत व्रण भी इनको कहा जाता है, ठीक है। वैधकृत व्रण कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पे आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराश्रयः प्राप्त काल कृतस्य अपि, प्राप्त काल कृतस्य अपि मतलब होता है कि पक गया हो, सूख गया हो व्रण, ठीक है, वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार होता है कि सड़न होने लगती है। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी और हम लोग गर्मियों की छुट्टी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते थे, तो मेरे घुटनों में बहुत लगती थी, तो वो ठीक होता नहीं था और मैं फिर से गिर जाती थी, तो वो पूरा एरिया घुटने का ऐसा पक जैसा गया था, पस उसमें से निकलता ही रहता था, ठीक है। तो प्राप्त काल कृतस्यापि, काल भी एक हीलिंग करने के लिए बहुत अच्छा फैक्टर होता है, ठीक है। काल से भी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये क्या है? व्रणः कर्मणि शस्यते, प्रशस्त व्रण के ये लक्षण हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 10 ये भी पूछा जाता है, वाइवा में पूछा गया था, ये भी एक मेरा वाइवा का क्वेश्चन था। यहाँ पे शल्य वैद्य के गुण कितने होते हैं, ठीक है। जो सर्जन है वो कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक पॉइंट
आप में है कि नहीं है, फिर आप मुझे लास्ट में बताएंगे कि आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। पहला क्या है, शौर्य हो। दूसरा, आशु क्रिया हो। शौर्य हो मतलब कोई आया, जैसे किसी के मान लें सर में लग गई और वो आपके क्लिनिक में आया, हॉस्पिटल में आया, तो वो शूरवीर हो। ऐसे नहीं कि वही डर जाए, अरे लग गई, किसी को बुलाओ, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आशु क्रिया, जल्दी से फटाफट से स्टिचेस लगाए, क्विक एक्शन ले, उसमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है वो ले। फिर शस्त्र तैक्षण्यम। शस्त्र तैक्ष मतलब तीक्ष्णता जो होती है, धार होती है। मान लें पट्टी काट रहे हैं और कैंची में धार ही नहीं है, ठीक है, और चीरा लगा रहे हैं और धार ही नहीं है ब्लेड में, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है। शस्त्र की धार भी तीक्ष्ण होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, जब हम लोग हॉस्पिटल करते थे, गायनी में काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं काफ़ी कुछ 3-4 दिनों में ही मैं वहाँ चली गई थी, ओटी में चली गई थी। और जो वहाँ की सीनियर कंसल्टेंट थी, सर्जन थी मैडम, वो डिलीवरी कर रही थी, और जो ब्लेड थी, स्कैल्पेल थी, वो प्रॉपरली कुछ उसमें डिस्टर्बेंस था, शार्प नहीं थी या फिर यूज्ड कुछ ऐसा था, और मैडम ने इतनी ज़ोर से फेंक के वो मारा था। तब मुझे समझ आया था कि काफ़ी गुस्सा भी होते हैं सर्जन, और कितना इम्पॉर्टेंट है एक पूरा स्टाफ उनका सपोर्टिव हो, है ना, समझदार हो। तो ये शस्त्र तीक्ष्णता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्वेद अव्यपथु, एक में ही लिखा है, ठीक है, अस्वेद और व्यपतु। व्यपतु मतलब ऐसे नहीं कि कांपने वाला हो, ठीक है, वो संधि विच्छेद करके अस्वेद और अव्यपतु ना। खुद ही हम स्टिचेस लगा रहे हैं, खुद ही पसीना पसीना हो रहे हैं, कहीं ठीक लग रहे हैं कि नहीं, और कांपे नहीं हाथ, ठीक है, शौर्यवीर पहला बोल दिया, खुद डरे नहीं, कांपे नहीं, ठीक है। और असम्मोहस्य, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और खुद ही पेशेंट को देख के बेहोश हो गए, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये शल्य वैद्य के गुण हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहला क्या हुआ, सभी लोग माइक ऑफ करके ही अपने रूम में ही जोर जोर से बोलेंगे, अभी याद हो जाएंगे सभी को। शौर्य, आशु क्रिया, शस्त्र तैक्षण्यम, अस्वेद अव्यपथु, असम्मोहस्य, वैद्यस्य, शस्त्र कर्मणि शस्यते। बार बार पढ़ना है, और ये वाला श्लोक मैं पूछूंगी कल, ठीक है। शौर्य, आशु क्रिया, शस्त्र तैक्षण्यम, अस्वेद अव्यपथु, असम्मोहस्य, वैद्यस्य, इतना याद रखना है, ठीक है। कल तक हो जाएगा सभी को? हैंड रेस करें। डन। 60% तो हो ही गया होगा, है ना। लक्ष्मी को नहीं होगा और सदानंद को भी नहीं होगा, ऐसा। लक्ष्मी को हैंड रेस करना नहीं आ रहा क्या? ठीक है, चलो गुड, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 11 देखेंगे। यदि एक व्रण इंसीजन से फोड़े की शुद्धि न हुई हो, तो पूय आदि का पूर्ण रूप से निर्गमन न हुआ हो, तो बुद्धिपूर्वक विचार कर बीच में या पूर्व व्रण के समीप अन्य व्रण लगा दें। मतलब ऐसे मान लें कि इधर हैंड्स डाउन कर लें, इधर मुझे लग गई, ठीक है, इधर मुझे लग गई और बहुत ज़्यादा पस बह रहा है इस एरिया से, ठीक है, और मैंने इधर से चीरा लगाया एक, और वो इधर का जो एरिया है उससे पस नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है, और यहाँ मैं ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ अलग दर्द हो रहा है। तो फिर यहाँ पे उसके समीप एक और छोटा सा चीरा लगाना है, यही बोला है आचार्य ने। सेकेंड हाफ इसका हाईलाइट कर सकते हैं, बुद्ध्या अवेक्ष्यापरान व्रणान कुर्यात, ठीक है। व्रण का मतलब है एक और चीरा हम लगा सकते हैं उसी के समीप। पूरा पूय मतलब पस निकालने के लिए। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आना जैसा नहीं है, बट ये कॉमन सेंस है। श्लोक नंबर 13 देखेंगे। आई थिंक मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, है ना, उसी की एक और वीडियो है, मैं आप लोगों को अभी शेयर करती हूँ, स्क्रीन दिखाती हूँ वो वीडियो, और इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगी।
तो ये क्या है, श्लोक नंबर 13 और 14, टाइप्स ऑफ इंसीजन। कैसा इंसीजन हम लगाएंगे, कौन से एरिया पे, ठीक है। हाथ में लग गई तो हर जगह हम टेढ़ा ही लगाएंगे या सीधा लगाएंगे कि गोल लगाएंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ इंसीजन है। आँख में लग गई या गाल में लग गई, दांत में लग गई, हाथ में लग गई, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इंसीजन लगते हैं अलग अलग स्थान के अनुसार, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पहला है तिरछा छेदन। तिरछा छेदन, तो तिरछा छेदन इसमें कुल 10 चीज़ें आती हैं, भ्रू, गंड और शंख। भ्रू, गंड, शंख, ललाट, इसको एक हम ग्रुप में याद करेंगे। फिर अक्षिपुट, अक्षिपुट आई ऑर्बिट, फिर ओष्ठ, लिप्स, दंत वेष्ट मतलब जो मसूड़े गम्स होते हैं, ठीक है। तो अक्षिपुट, ओष्ठ, दंत वेष्ट, इसका एक ब्रैकेट और ग्रुप बनाएंगे। और कक्षा, कुक्षी, वंक्षण, इसको हम अलग से याद करेंगे, ठीक है। इन सभी में तिरछा छेदन होता है। मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि हम कौन से याद कर लें, एक तो चंद्रमंडल याद कर लें और अर्ध चंद्राकार याद कर लें। आई थिंक मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। इन दो को याद कर लेंगे और इन दोनों में से कोई फंसता है तो ये हो जाएगा, जो भी बचेगा वो हमारा तिरछा में हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब पता चलेगा किस टाइप से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब में तिरछा छेदन लगता है। अब गोल छेदन कैसे, कहाँ लगता है, चंद्रमंडल कहाँ लगेगा, पाणी, पाणी मतलब हाथ होता है, पाद मतलब पैर होता है, ठीक है। पाणी पादेशु कार्येत, हाथ पैर में जैसे मेहंदी लगाते हैं गोल गोल, उस टाइप से हाथ पैर में गोल छेदन होता है। और अर्ध चंद्राकार कहाँ होता है, गुदे और मेड्रे, ठीक है। गुद और मेड्र में अर्ध चंद्राकार होता है। अब सिर्फ इतने तो ऑर्गन नहीं हैं, और भी जगहें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आचार्य ने बोल रखा है कि बुद्धि अनुसार जो भी आप लोगों को सही लगे वहाँ पे उस टाइप का छेदन कर देना है, ठीक है। जो भी युक्ति अनुसार और बुद्धि अनुसार जो भी ठीक लगे। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे हम लोग। यहाँ पे इम्प्रॉपर इंसीजन, असम्यक छेदन का ये श्लोक है, श्लोक नंबर 15। आप लोग छोटी छोटी हेडिंग भी डाल सकते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे तो छोटा सा हेडिंग पढ़ लिया तो बहुत इजी रहता है ना। जब हम 3rd ईयर से, जब मैं भी 4th ईयर में आई थी और जब सुश्रुत मैंने सुश्रुत संहिता, मैं सच बताऊँ तो मैंने 2nd ईयर में ही पूरी पढ़ ली थी, है ना। मैंने पहले भी ये बात बोला है, पर जब मैंने ये पढ़ी थी फर्स्ट टाइम तो बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या, कैसी तो बुक है, इसमें हेडिंग ही नहीं दे रखी। क्योंकि शुरू से ही हम लोग अष्टांग, हृदय और चरक पढ़ते हैं तो उसमें हेडिंग दे रखी ही रहती है कि किसका श्लोक है। और सुश्रुत में हेडिंग ही नहीं है, पूरा हिंदी पढ़ो तब जाके 50% समझ आ पाता है कि है किसका श्लोक। तो यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने छोटी छोटी हेडिंग्स लिख ली थी। तो आप लोग भी लिख लेंगे, जब पहले पढ़ते हैं ना तब थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है, बार बार पढ़ते हैं तो हेडिंग पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, याद हो जाता है कि इस राइट हैंड साइड में ये था, लेफ़्ट में ये था, रिपीटेड रीडिंग्स से, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर इंसीजन के बारे में बताया, पढ़ लेते हैं। इसका श्लोक भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। उपर्युक्त विधि के अनुसार चीरा न लगाने से सिरा और स्नायु के छेदन की संभावना रहती है। अगर हमने जो इंसीजन बोला है, हाथ में चंद्रमंडल बोला है, अगर तिरछा लगा दिया तो क्या होगा, सिराएं कट सकती हैं, स्नायु है ना, आर्टरी, वेन्स कट सकती हैं, ठीक है। स्नायु और सिरा कट सकती हैं, इनका छेदन हो सकता है। पीड़ा भी ज़्यादा हो सकती है, पेन काफ़ी हो सकता है। और चिरकाल से व्रण भरता है, चिरात व्रण समरोहो, ठीक है। व्रण काफ़ी देर से हील होता है, ठीक है। असम्यक व्रण लगेगा तो काफ़ी देर से हील होगा ना, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो। और क्या होगा, मांस की गांठ भी उत्पन्न हो जाती है। मांस कंद प्रादुर्भावश्य, ये फिल इन द ब्लैंक्स में BHU एग्जाम में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन,
ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आया था, मांसकंद प्रादुर्भावस्य ये किससे संबंधित है? तो उसमें आया था कि असम्यक छेदन, और भी ऐसे ऑप्शन थे कि तिरछा छेदन करने पर ये हो जाता है, या फिर गंड प्रदेश में असम्यक छेदन करने पर ये ऐसा हो जाता है। ऐसे 2-3 ऑप्शंस थे। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था असम्यक छेदन से मांस की गांठें उस जगह पड़ जाती हैं। ठीक है, हीलिंग नहीं हो पाती प्रॉपर, ब्लड सप्लाई रुक जाता है, वेन्स कट जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, तो वो मांस की गांठ जैसा लगता है। ठीक है, अब श्लोक नंबर 16 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे रोग बताए गए हैं जो कि खाली पेट बोला गया है ना, जो भी ये डिजीजेज हैं इनको खाली पेट ही इनकी चिकित्सा करनी है। रोगी को बोलना है नील पर माउथ, NPO बोलते हैं या NOP भी बोलता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन लेटर्स में डॉक्टर्स की ना, NPO लिखा रहता है, मतलब कुछ भी खा पी के नहीं आना है ना। डिलीवरी वगैरह भी होती है, नेक्स्ट डे अगर ऑपरेशन करवाना है तो बोलते हैं कि कुछ भी खाए नहीं है ना, रात में भी नहीं खाना है। तो यहाँ पे कैसे याद करना है, हमें नीचे से ऊपर याद करना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर कैसे याद करेंगे? अर्श अश्मरी भगंदर, अर्श अश्मरी भगंदर और मूढ़गर्भ, ये 4 चीज़ें हो गई नीचे से। ठीक है, ऊपर आ रहे हैं अभी हम लोग। फिर आता है उदर रोग। ठीक है, अर्श अश्मरी भगंदर और मूढ़गर्भ 4 चीज़ें हो गई। अब ऊपर आ रहे हैं थोड़ा उदर रोग, और ऊपर आए क्या आया? मुख रोग। ठीक है, बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हो गया होगा 4 नीचे, 1 बीच में, 1 ऊपर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर व्रण लग गया रोगी को तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तदंतर व्रण से शल्य को निकालना है। कहीं रास्ते में गिर गए, रोड पे गिर गए और गए हॉस्पिटल, हम मिले उन्हें। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कंकड़ पत्थर जो भी शस्त्र लगा है उसको निकालना है हाथों से। ठीक है, ये प्रथम ड्यूटी होनी चाहिए। साफ सफाई से पहले पहले जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको निकालना है। ठीक है, शस्त्र अवचार्य लिखा हुआ है ना, पहला ही लिखा हो, शस्त्र अवचार्य। यंत्र क्या होता है? जिनकी सहायता से हम निकालते हैं। शस्त्र क्या होता है? जो घुसा, जैसे कांटा घुस गया, पिन घुस गया, कंकड़ घुस गया, गोली, तलवार, जो भी घुसा हुआ है वो सब निकालना है हमें। ठीक है, वो क्या है? शस्त्र है। ठीक है, जैसे फोर्सेप हुआ, तो फोर्सेप क्या हुआ? बाल भी निकालते हैं ना फोर्सेप से। फोर्सेप क्या है? यंत्र है। ठीक है, क्या निकालेंगे? यंत्र से शस्त्र निकालेंगे। ठीक है, यंत्र शस्त्र में इतना सा डिफरेंस है, याद रखेंगे सभी लोग। फिर क्या करेंगे? आश्वासन देंगे उसे, है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। बचपन में तो क्या बोलते थे? अरे चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। तो इस टाइप से आश्वासन बोल रखा है आचार्य ने, उसी की 3rd लाइन में ही आश्वास्य बोला है। और बाकी चीज़ें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट श्लोक पेज नंबर 25 में 2nd लाइन देखेंगे ऊपर से। ठीक है, फिर उन्होंने यही बोला है कि कैसे प्रक्षालन करना है, धोना है अच्छे से कषाय से। कषाय से क्या होगा? जो भी वहाँ पे डर्ट है अच्छे से सब निकल जाएगी, है ना। कफ, यूजुअली कफग्न होता है कषाय रस, और त्रिफला हो गया या कुटज हो गया या फिर जीवंती आदि कषाय हो गया, जो भी कषाय हो, मतलब कषाय रस प्रधान हो, उससे हमें धोना है। ठीक है, मॉडर्न में किससे धोते हैं? बीटाडीन। यस मैम, बीटाडीन से धोते हैं। हाँ, चलो। और जात्यादि मैम सबसे अच्छा वुंड हीलिंग का, वुंड हीलिंग के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेद में बीटाडीन से भी अच्छा बता रखा है। बिल्कुल ऐसे मैजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। जात्यादि घृत हो गया, जात्यादि तेल हो गया, बहुत ही जल्दी से और बिना कोई स्कार छोड़े जात्यादि तेल सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, उसमें मैम लेप क्या करना है? होता है बढ़िया।
हाँ जी श्रेया। पंचवल्कल से भी वॉश पंचवल्कल बहुत अच्छा हो गया, हाँ बहुत अच्छा है पंचवल्कल, सबसे बढ़िया कषाय है पंचवल्कल। पान भी दे सकते हैं, धो भी सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्लिनिक में मैंने ये पहले भी बताया था, लगभग 2 साल हो गए हैं इस बात को। मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, एक बहुत ही मैजिकल वुंड हीलिंग ड्रग है, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसमें हमें लेप कौन सा करना है, जैसे क्या करते हैं आजकल बोरोलीन, घर पे तो बोरोलीन या बोरो प्लस लगा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें आयुर्वेद में क्या करना है, तिलकल्क, शहद, घृत से लिप्त। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, हम अग्निकर्म में भी शहद और घृत का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं अभी डिटेल में मैं बताऊंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे शहद और घृत से लेप कर लेंगे, और ज़्यादा अति स्निग्ध भी ना हो, अति रुक्ष भी ना हो, ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 18 में। यहाँ पे हमें धूपन करना है। धूपन चिकित्सा भी बहुत कारगर चिकित्सा है। कोरोना टाइम पे हवन किया करते थे, है ना। आज भी मेरे घर में रोज़ हवन होता है छोटा सा, तो उससे जो भी बैक्टीरिया हैं, और स्पेशली वर्षा ऋतु में तो करना ही चाहिए हवन, क्योंकि जल ही जीवन है। और जीवन मतलब क्या है, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई बहुत अननोइंगली उगने लगती हैं और हमारे गट में चली जाती हैं। तो इसलिए बोला भी जाता है कि शहद लेना चाहिए। शहद भी अपने रुक्ष प्रॉपर्टी की वजह से बहुत अच्छा हीलिंग का काम करता है, और एंटीसेप्टिक भी है। कषाय रस भी है, कषाय प्रधान है, और जो अनुरस है उसका मधुर है। तो कषाय रस के कारण भी बहुत सारे वो बैक्टीरिया किल कर देता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही चीज़ों के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के लिए मैं बता रही थी कि धूपन हमें करना ही चाहिए। जैसे दीवालों पर भी एक अलग सी फफूंद सी लग जाती है, कपड़ों में भी स्मेल आने लगती है ना। तो धूपन हमें रेगुलर बेसिस पे करे तो और अच्छा है। अगर कोई व्रणी हो तो करना ही चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से ज़्यादा देर लगती है। जो भी वुंड होते हैं ना, उनको हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना होता है। जो भी अगर हम एलोपैथ में जाते हैं, कोई चोट लग गई तो वो क्या देते हैं, एक हैवी एंटीबायोटिक देते हैं, ताकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो ना हो। ठीक है, जो डिले होता है ना वुंड हीलिंग में, वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस के कारण ही होता है। ठीक है, तो उसको हमें बचाना है आउटर एनवायरनमेंट से। अब हम आयुर्वेद में तो इतना ज़्यादा नहीं बचा पाते, तो हम और एक्सटर्नल चिकित्सा भी करते हैं। धूपन का है क्या, कहीं किसी ने नहीं सुना होगा एलोपैथ में, है ना। बट पूरे A to Z चिकित्सा बता रखी है आचार्य ने। ठीक है, तो पूरा वातावरण, रोगी के आसपास का पूरा एनवायरनमेंट हमें शुद्ध रखना है। ठीक है, गुग्गुल, अगर अगर राल, वचा, श्वेत सरसों, नीम के पत्ते, घृत, ठीक है, सारी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, एंटीसेप्टिक हैं। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ हैं। इनको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, बट ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अगर याद करना है तो इसको ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं। अगर आज, अगर से अगर, ठीक है, आज सर गूगल पर सर्च करते, फिर सरसों। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप 2-4 चीज़ें याद रख लीजिए, उतना ही ठीक है। ना लिखें तो अच्छा है। मॉडर्न में क्या यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपर क्लोराइड, एक लिक्विड एंटीवायरल होता है, उससे प्रॉपर क्लीन वगैरह करते हैं। बट वैसे ही प्रॉपर्टीज़ हमारे आयुर्वेद में भी आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे श्लोक नंबर 36, 35 देखेंगे पहले, रूल ऑफ बैंडेज। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि तीसरे दिन
व्रण बंधन की पट्टी खोलकर पूर्व अनुसार ही कषाय से धोकर पट्ट से बंधन कर देना चाहिए। शीघ्रता की आकांक्षा रखकर दूसरे ही दिन पट्टी को नहीं खोलना चाहिए। अगर ऐसे सोचें कि हम रोज़ पट्टी बदलेंगे तो ऐसा नहीं है कि जल्दी ठीक होगा और ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि जो बॉडी है वो सेल्फ हील करती है। हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, कोई और इन्फेक्शन ना हो ना, हील तो वो अपने आप ही होगी। तो बार बार उसको इरिटेट करने से जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब होती है, इसलिए तीसरे दिन बोला है आचार्य ने। और अभी ऋतु अनुसार भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगी तो कभी नहीं भूल पाएंगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे दिन एक जो जनरल मत है वो बता दिया है, और भी बोल रखा है नेक्स्ट 36 श्लोक में, दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठ पड़कर देरी से रोहण होता है और वेदना भी अधिक तीव्र होती है, ठीक है। विग्रथितो व्रण चिराद उपसमरोहति, समरोहन मतलब क्या होता है, भरना, तीव्र रुजा बहुत पेन होगा, और चिराद समरोहन डिले होगा, किसमें, भरने में, व्रण भरने में। और ग्रंथि विग्रथितो लिखा है ना, ग्रंथियां भी पड़ जाएंगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी को कहीं चोट लगती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी गठाने छोटी छोटी सी पड़ने लगती हैं, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये कॉम्प्लिकेशन का श्लोक है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं ये। 38 श्लोक देखेंगे। कि जल्दी अच्छे होने की आकांक्षा से शीघ्रता करके सदोष व्रण पर रोपण क्रिया कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर दोष है तो उसमें हमें रोपण नहीं करना, पहले दोषों को निकालना है, उसके बाद ही रोपण करना है, ठीक है। शांतैर दोष रोपित व्रण बाद में थोड़े ही कुपथ्य करने पर भीतर ही भीतर उठाकर विकार उत्पन्न करता है। अगर थोड़ा भी दोष उसमें रह गया और हमने पूरा बढ़िया से पैकेजिंग कर दी, बैंडेज कर दी, तो थोड़ा सा भी हमने कुछ खट्टा खा लिया, नींबू पानी पी लिया, अचार खा लिया, फिर से वो पक जाएगा, दही खा लिया, फिर से वो विदग्ध हो जाएगा और बहुत देरी लगेगी ठीक होने में, ग्रंथियां भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे बोला है आचार्य ने। और कुछ चीज़ें बोली हैं, अगर चोट अच्छी भयानक लगी है तो इन चीज़ों का अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करना, और अजीर्ण नहीं हो, है ना, अजीर्ण मतलब कि बिल्कुल बढ़िया पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें खाना नहीं शुरू कर देना। अच्छा खाना है जो सुपाच्य हो, अग्नि भी मंद रहती है तो सुपाच्य चीज़ें खाना है। बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास ऐसे नहीं, क्रोध भी नहीं करना, ठीक है। व्यवहार भी अवॉइड करना है। यहाँ पे जो विमर्श है श्लोक नंबर 39 का जो विमर्श है, उसकी जो प्रथम लाइन है उसको हाईलाइट करना है, वो शुद्ध व्रण के लक्षण है, ठीक है। शुद्ध व्रण के लक्षण बताए गए हैं, हाईलाइट कर लेंगे। त्रिभिर दोषैर अनाक्रांतः श्याव ओष्ठः, त्रिदोष से वो लिप्त ना हो। ओष्ठ मतलब जो गोल जैसे इधर चोट लगी है तो जो कॉर्नर्स हैं वो धीरे धीरे श्याव होते रहे, मतलब वो ठीक हो रहा है ना, सही व्रण है, वो शुद्ध व्रण है। पीडिकी सम, छोटी छोटी पीडिकाएं आने लगती हैं, मतलब वो ऑन द वे ऑफ हीलिंग है, ठीक है। अवेदनो निरास्त्रावो, वेदना भी थोड़ा थोड़ा कम हो रही है, बंद हो रही है, स्त्राव नहीं हो रहा, ठीक है। अननेसेसरी पस और कोई भी फ्लूइड सिक्रीशन नहीं हो रहा है। व्रण शुद्ध इत्युच्यते, तो ऐसे व्रण को क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। इसके ऑपोजिट जो भी चीज़ें होंगी, है ना, वो सारे अशुद्ध में आएगा, ठीक है। शुद्ध का याद कर लो, अशुद्ध का फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी के तीसरे लाइन में अष्टांग संग्रह ने एक मत दिया है कि मैथुन आदि के वर्जन का समय 6 से 7 महीना बोला है, ठीक है। मतलब व्यवसाय आदि
6-7 महीने तक अवॉइड करना है। अब यहाँ पे जो श्लोक नंबर 40 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि हेमंत, शिशिर और वसंत में कब तीसरे दिन पट्टी खोलना है। इसको ट्रिक से हम याद करेंगे, लिखेंगे ट्रिक। हे शिव, हे शिव, हे से हेमंत, शी से शिशिर, व से वसंत। हे शिव तीनों देवताओं में महान है। हे शिव तीनों देवताओं में महान है, शिव जी महान है। इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। या फिर एक और ट्रिक है, थोड़ी इंग्लिश की ट्रिक है। हे मतलब हाय बोलते हैं ना, किसी से भी मीटिंग करते हैं हाय, तो ऐसे बोलेंगे हाय शिव रिमूव योर बैंडेज ऑन थर्ड डे। हाय शिव रिमूव योर बैंडेज ऑन थर्ड डे। एक व्यक्ति है जिसका नाम शिव है, हमने बोला हाय शिव और उसको एडवाइस दी रिमूव योर बैंडेज ऑन थर्ड डे। या फिर हे शिव तीनों देवताओं में महान है। त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जो महेश है वही शिव है, ठीक है। इस टाइप से भी हम याद रख सकते हैं। तो अगर 3 ऋतुएं हमने याद कर ली तो फिर 3 याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। 6 तो सभी को याद होती हैं, ठीक है। 4th ईयर में आगे 6 ऋतुएं तो पता ही होंगी। तो 3 हमने याद कर ली कि 3 तीसरे दिन में खोलना है। अब जो 3 है उनको दूसरे दिन में खोलना है। कौन सी बची? ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ठीक है। स्टिल अगर हम फर्स्ट ट्रिक भूल गए तो सेकंड भी हम याद रख सकते हैं। इसको हम याद करेंगे सब जी। जो सब्जी होता है सभी खाते हैं, रोटी सब्जी, तो क्या हुआ? सब ग्री याद रखना है हमें, सब ग्री। सब ग्री, तो श से शरद, व से वर्षा और गिरी से ग्रीष्म। है ना, गलती से सब्जी की जगह सबग्री हो गया गलती से, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला है थोड़ा हम समझ भी लेते हैं। तो जब गर्मी रहती है ना, तो क्या होता है, हमारी जो धातुएं होती हैं, उष्णता की जो तप्त वातावरण भी रहता है, हमारी बॉडी भी गर्म रहती है, तो सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं, पसीना ज़्यादा आता है ना, लू लगती है और गर्मी भी लगती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे और सडन या ऐसे कंजस्टेड ना हो, इसलिए उन्होंने जल्दी बोला है, ठीक है। दूसरे दिन ही बोला है ताकि सिक्रीशन एक्यूमुलेट ना हो, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट ना हो, इसलिए दूसरे दिन खोलना है। ठंडी में क्या रहता है, पसीना भी नहीं आता, ठीक है। हीलिंग भी बहुत अच्छी रहती है, हमारी जो बॉडी की उष्णता है वो अंदर ही रहती है, ट्रांसफ़र नहीं होती, तो हीलिंग जल्दी होगी, ठीक है। और पसीना, स्वेटिंग, क्लेद, स्त्राव, ये सारी चीज़ें भी कम होती हैं। इसलिए कर्ण छेदन भी हम पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने बोला है ठंडियों में करवाना चाहिए, हेमंत में या शिशिर में ही कर्ण छेदन करवाना चाहिए। और भी आगे हम पढ़ते हैं व्रण के चैप्टर्स, तो उधर भी बोला है कि अगर जो ठंडियों के व्रण रहते हैं, शिशिर बोलते हैं यूजुअली, शिशिर वाले जो भी व्रण होते हैं वो सारे बहुत जल्दी से रोहित हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाते हैं शिशिर के। तो इस टाइप से ये छोटा सा था, इसको हमें याद रखना है। लास्ट श्लोक है, अब हमें उसमें लेप क्या करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस व्रण में तो क्या लेप करेंगे, लास्ट श्लोक है, थोड़ा सा ही इसमें याद रखना है। श्लोक नंबर 42 का सेकेंड लाइन में लास्ट 2 वर्ड्स, कौष्णेन यष्टि मधु कान्वितेन, यष्टि मधु, यष्टि मधु कान्वितेन, है ना, मुलेठी और कौष्णेन। मुलेठी सबसे अच्छी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है मुलेठी में, ठीक है। और ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जितना भी मॉइस्चर है वो सब सोख जाता है, तो बहुत अच्छे से हीलिंग हो जाती है ना, ड्राई में अच्छी हीलिंग होती है।
थोड़ा सा जो गरम घी है उसमें मुलेठी का चूर्ण मिला के हमें सिंचन करना है, तो जो भी पेन है वो शांत हो जाएगा। वेदना शस्त्र निपात जाता, तीव्रा शरीरम प्रदुनोति जंतो। ठीक है, वेदना शांत हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं ऋतुचर्या भी। ठीक है, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था हमारा